12वीं शताब्दी। उत्तर भारत में शक्तिशाली राजपूत योद्धाओं का दबदबा था। उनमें से एक थे ऐसे राजा जिनकी बहादुरी की गाथा और प्रेम कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। एक ऐसे राजपूत राजा जिनकी साहस और शक्ति इतिहास में मिसाल बनकर उभरी। एक ऐसे राजा जिनकी हार ने भारत के इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। वेलकम टू द सिख ऑफिशियल शो। ग्रेट रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनकी मोहम्मद घोरी के खिलाफ लड़े गए बैटल्स इंडियन हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट बने। पृथ्वीराज का जन्म साल 1166 में हुआ था और सिर्फ 11 साल की उम्र में साल 1177 में ये अजमेर के राजा बने। पृथ्वीराज का किंगडम उत्तर में थानेसर, आज के हरियाणा से लेकर पश्चिम में मेवाड़ तक फैला हुआ था। दिल्ली भी इनके साम्राज्य का हिस्सा था। 16 साल की उम्र तक आते आते इन्होंने प्रशासन और सेना का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और फिर अपने राज्य के विस्तार की शुरुआत की। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआत में इनके कजिन नागार्जुन ने ही इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने उनके विद्रोह को बुरी तरह से खत्म किया। फिर इनकी नजर दिल्ली के पास के भगनाका किंगडम पर गई। बहुत समय से ये किंगडम इनके राज्य पे खतरा बना हुआ था। इस किंगडम को पृथ्वीराज ने इतनी बुरी तरह से हराया कि हिस्ट्री में आगे चलकर इनका जिक्र भी नहीं है। साल 1182 तक पृथ्वीराज ने आज के बुंदेलखंड पे राज करने वाले शक्तिशाली चंडेलास को हराया। पृथ्वीराज के एम्बिशंस के चलते उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती गई। पृथ्वीराज के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद। कहानियों की माने तो ये दुश्मनी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, पर्सनल भी थी। कहानी ये है कि पृथ्वीराज जयचंद की बेटी संयोगिता को उनके स्वयंवर से भगा ले गए थे। ये कहानी चंद बरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासों के चलते फेमस है, लेकिन हिस्टोरिकल तौर पे ये कंफर्म्ड इवेंट नहीं है। पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति के साथ साथ अफगानिस्तान के गुर के राजा मोहम्मद घोरी भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उनका राज्य सिंध, मुल्तान और पंजाब तक फैल गया था। अब नजरें उत्तर भारत पर थी। साल 1190 तक मोहम्मद घोरी ने भटिंडा पर कब्जा किया, जो पृथ्वीराज के राज्य का हिस्सा था। उनके सैनिकों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पे हमले करने शुरू किए। दिल्ली के चौहान गवर्नर ने पृथ्वीराज से अर्जेंट मदद मांगी और पृथ्वीराज बिना देरी के अपनी सेना के साथ अपनी जमीन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। साल 1191 दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर तराइन में पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी की सेनाएं आपस में टकराती है। एक भयंकर युद्ध होता है और इसी युद्ध को हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना मोहम्मद घोरी की फौज को बुरी तरह से हराती है। खुद मोहम्मद घोरी भी घायल होते हैं जब पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय एक भाले से उन पर वार करते हैं। मोहम्मद घोरी की जान सिर्फ इसलिए बचती है क्योंकि एक जवान खलजी घुड़सवार उन्हें जंग के मैदान से भगा ले जाता है। इस जीत के बाद पृथ्वीराज ने भटिंडा की 12 महीने तक घेराबंदी की, लेकिन पंजाब में मोहम्मद घोरी के राज को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास नहीं किया। शायद उन्हें ये लगा कि घोरी वापस नहीं आएगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद घोरी ने 1 साल तक एक नए और भी मजबूत आर्मी का निर्माण किया, जिसमें पर्शियंस, अफगान्स और तुर्क शामिल थे। इस बार घोरी बेटर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ तराइन की तरफ आगे बढ़े। पृथ्वीराज को जब खतरे का अंदाजा हुआ तो उन्होंने उत्तर भारत के कई राजाओं से मदद मांगी। कुछ राजाओं ने अपनी आर्मीज भी भेजी, लेकिन जयचंद ने साथ देने से मना कर दिया। पिछली लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने वाले इंपॉर्टेंट जनरल भी किसी और जंग में व्यस्त थे और राजपूत सेना में एकता की कमी थी। इसी का फायदा मोहम्मद घोरी को मिला। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज की सेना और मोहम्मद घोरी की सेना फिर से एक बार टकराई। इस बार घोरी की सेना ने नई तरीके अपनाए। पहले दूर से तीर चलाने वाले घुड़सवारों ने राजपूत सेना पे हमला किया। इसका जवाब देने के लिए राजपूत सेना का कुछ हिस्सा उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। मोहम्मद घोरी की कैवलरी ने दोनों तरफ से राजपूत सेना को घेर लिया और इस स्ट्रैटेजी के लिए राजपूत सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं। धीरे धीरे राजपूत सेना की हाथ से ये युद्ध निकल गया और 1192 में पृथ्वीराज की सेना बुरी तरह से हार गई। ये भारतीय इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। कुछ समय बाद पृथ्वीराज और उनके वफादार जनरल्स को मार दिया गया। उत्तर भारत में राजपूत शासन का अंत हुआ। कुछ ही समय बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और धीरे धीरे भारत में मुस्लिम शासन फैलने लगा।